नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े संवैधानिक पद की, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद की। आखिर हमारे संविधान में इस पद के बारे में क्या लिखा है? आइए इसे समझते हैं। तो संविधान में बस इतना लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है ना? पर इस एक लाइन के पीछे कितनी बड़ी भूमिकाएं हैं, कितनी शक्तियां हैं। चलिए आज इसी में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो हम 5 मुख्य हिस्सों में इस पूरी बात को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष होने का मतलब क्या है, फिर राष्ट्रपति पद तक पहुंचने का रास्ता क्या है, उनकी शक्तियां क्या क्या हैं, उपराष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है, और आखिर में उनकी जवाबदेही और पद की निरंतरता कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, भारत के राष्ट्राध्यक्ष। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारी कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के औपचारिक प्रमुख होते हैं। आर्टिकल 53 ये साफ कहता है कि देश की सारी कार्यकारी शक्तियां उन्हीं में हैं और वो हमारी रक्षा बलों यानी डिफेंस फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर भी हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि कोई इस पद तक पहुंचता कैसे है? ये प्रोसेस आप कह सकते हैं किसी भी बड़ी नौकरी की तरह ही है, एक एप्लीकेशन और हायरिंग प्रोसेस जैसा, जिसका हर एक कदम हमारे संविधान में पहले से ही तय किया हुआ है। तो कौन बन सकता है राष्ट्रपति? आर्टिकल 58 में कुछ बुनियादी शर्तें दी गई हैं। पहली, वो भारत के नागरिक हों। दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल हो। तीसरी, वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों। और चौथी, वो किसी लाभ के पद पर ना हों। देखिए, ये शर्तें ये पक्का करती हैं कि जो भी देश का प्रमुख बने उसके पास जरूरी मैच्योरिटी, अनुभव और लोकतांत्रिक समझ हो, और लाभ का पद ना होने की शर्त उनकी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, राष्ट्रपति को सीधे हम और आप नहीं चुनते, उन्हें एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है। और यहीं पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक बड़ा फर्क आ जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य तो होते ही हैं, साथ ही राज्यों के विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य भी वोट डालते हैं। इससे ये चुनाव सही मायनों में एक फेडरल कैरेक्टर लेता है, मतलब राज्यों की आवाज भी देश के मुखिया को चुनने में शामिल होती है। वहीं उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये 3 पड़ावों का सफर है। पहला, आपको योग्य होना होगा, दूसरा, चुनाव जीतना होगा, और आखिर में पद संभालने से ठीक पहले संविधान को बचाने, उसकी रक्षा करने की शपथ लेनी होगी। चलिए अब आते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों पर। यह बहुत अहम हिस्सा है। यहां यह समझना जरूरी है कि उनके अधिकार कितने बड़े हैं, पर साथ ही साथ उन पर कुछ सीमाएं भी हैं। आर्टिकल 77 कहता है कि भारत सरकार का हर एक एग्जीक्यूटिव एक्शन, हर एक काम राष्ट्रपति के नाम पर ही लिया जाएगा। सोचिए कितना बड़ा औपचारिक अधिकार है ये। हर कानून, हर नियुक्ति, सब कुछ उन्हीं के नाम से होता है। लेकिन बहुत जरूरी है, यहीं पर संविधान एक चेक एंड बैलेंस लगाता है। आर्टिकल 74 साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे। तो असल में जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो सरकार के पास ही होती है। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति के पास कोई अपनी शक्ति नहीं है। उनके पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिस्क्रिशनरी पावर्स भी हैं, और उनमें से एक है क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 72 उन्हें यह अधिकार देता है। ये एक तरह की न्यायिक शक्ति है जो न्याय के चक्र को पूरा करने का एक और मौका देती है। और एक और जरूरी बात, राष्ट्रपति सिर्फ नाम के प्रमुख नहीं हैं, उन्हें जानने का अधिकार भी है। आर्टिकल 78 ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनाता है कि सरकार के सभी फैसलों और प्रशासन से जुड़ी हर जानकारी वो राष्ट्रपति को दें। ये एक तरह से सरकार और राष्ट्राध्यक्ष के बीच एक वाइटल कम्युनिकेशन लिंक है, जो एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब देश के दूसरे सबसे बड़े पद पर आते हैं, उपराष्ट्रपति। उनकी अपनी अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। उपराष्ट्रपति की जो सबसे मुख्य रोजमर्रा की भूमिका है वो है राज्यसभा यानी संसद के ऊपरी सदन की अध्यक्षता करना। संविधान में इसके लिए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। और अब आते हैं उनकी सबसे क्रूशियल भूमिका पर, कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी यानी संवैधानिक निरंतरता को बनाए रखना। अगर किसी भी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, जैसे मृत्यु, इस्तीफा या पद से हटाए जाने पर, तो उपराष्ट्रपति फौरन उनका पद संभाल लेते हैं।
अब आखिर में इस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंतिम पहलुओं को देख लेते हैं। कार्यकाल कितना होता है और क्या उन्हें पद से हटाया जा सकता है? और अगर पद खाली हो जाए तो क्या होता है? तो आर्टिकल 56 के मुताबिक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। ये एक फिक्स टर्म है जिससे स्थिरता बनी रहती है। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 साल का ही होता है। अब क्या राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? हाँ, पर यह प्रक्रिया लगभग नामुमकिन जैसी है। उन्हें सिर्फ संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग या इम्पीचमेंट के जरिए हटाया जा सकता है। और यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा सख्त है। देखिए, पहले किसी भी सदन के 1/4 सदस्य आरोप लगाते हैं, फिर उस सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होता है। फिर दूसरा सदन उसकी जांच करता है, और अगर जांच के बाद वो सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे, तब जाके राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ये इतनी ऊंची दहलीज इसलिए रखी गई है ताकि इस पद की गरिमा बनी रहे और कोई भी सरकार राजनीतिक वजहों से राष्ट्रपति पर दबाव ना बना सके। और आखिरी जरूरी बात, संविधान ये पक्का करता है कि राष्ट्रपति का पद कभी ज्यादा लंबे समय तक खाली ना रहे। आर्टिकल 62 के तहत अगर पद खाली होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना ही होगा। ये दिखाता है कि ये पद देश के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या राष्ट्रपति सिर्फ देश की एकता का एक प्रतीक हैं, एक फिगर हेड हैं, या फिर वो संविधान के असली संरक्षक भी हैं? शायद इस पद की असली खूबसूरती और ताकत इन दोनों भूमिकाओं के बीच के संतुलन में ही छिपी है।